वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका 28 फेब को हो चुका है। जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, रिव्यूज़ हैं हमारे, चाहे वो प्लस मेंबर्स हों चाहे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हों, सबके रिव्यूज़ देख के एक बात क्लियर है कि पेपर की कट ऑफ अराउंड 70 प्लस ही रहने वाली है। 99, 100, 95 तक करेक्ट आंसर वाले बच्चे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस गलत ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि 5 या 6 क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो सकते हैं तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा रॉन्ग मिल जाते हैं कई बार। तो 70% अगर आप देखोगे 100 में से तो स्कोर एक बेटर है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अभी स्किल टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो लास्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। फर्दर अगर एम्स कोई इन्फॉर्मेशन डालता है इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी स्किल टेस्ट को लेकर बच्चों के कमेंट हैं, वो काफ़ी कमेंट्स हैं, ईमेल्स भी हैं कि कब से स्किल टेस्ट के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीमेट कर दिया हमने आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे, आप सबको बताया कि क्लासें आपकी आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो पहली क्लास होगी स्किल टेस्ट की ये। तो देखो, स्किल टेस्ट का सिलेबस वेल डिफाइंड है, आपको पता है सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली दो ही चीज़ें हैं इसमें, नोटिंग ड्राफ्टिंग है और दूसरा प्रेसी है। तो प्रेसी बनाना है वो आपका 20 मार्क्स का है। नोटिंग ड्राफ्टिंग आपके 2 क्वेश्चंस होंगे एक तरह। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रेसी मेकिंग, प्रेसी क्यों आएगा ये बात आपको बताएंगे इसी क्लास के अंदर कि नोटिंग ड्राफ्टिंग तो समझ में आता है, डबल असिस्टेंट की प्रिपरेशन में काम आएगा, बट प्रेसी क्यों पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। स्किल टेस्ट की बात करेंगे। डबल जाओ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो स्किल टेस्ट में है क्या ये हम बता चुके हैं आपको क्या है। नोटिंग और ड्राफ्टिंग है, दूसरा प्रेसी मेकिंग है। तो प्रेसी राइटिंग और नोटिंग ड्राफ्टिंग के अलावा सिलेबस में कुछ नहीं है, आपका सिलेबस वेल डिफाइंड है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब नोटिंग से बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा कि उसका नोट बनाओ। नोट को ही नोटिंग, नोटिंग वो प्रोसेस होती है नोट। अब नोट होता क्या है, तो नोट एक रिमार्क्स होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी केस पर, ताकि उसका डिस्पोजल हम कर सकें। डिस्पोजल का मतलब है कि नोट इज़ अ रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए नोट की प्रिपरेशन करनी है वो आपका पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए नोट को बनाया जाता है। तो नोट एक रिमार्क्स है जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी केस के पर्पज। अब केस का मतलब होता है, आपको पेपर्स की प्रिपरेशन में एम्स की में हमने आपको पीयूसी वर्ड बताया था। तो पीयूसी का मतलब होता है क्या, पेपर अंडर कंसिडरेशन। तो पेपर अंडर कंसिडरेशन ही आपका केस होता है, उसी पे आप काम करोगे ताकि आप केस का डिस्पोजल कर सको। तो ये नोट की पहली डेफिनेशन हुई। दूसरा होता है इसमें प्रिसाइज और प्रीवियस पेपर्स होते हैं। नोट में होगा क्या, नोट में पूरे के पूरे इशू का तो एनालिसिस किया जाएगा डिसीजन निकालने के लिए। फिर ये देखा जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कोई मॉनेटरी, कोई पैसे से रिलेटेड सुझाव कोई है, उसको जस्टिफाई करके उसको विद रूल एंड रेगुलेशन समझाना ही नोट का पर्पज है। ठीक है। अब ये चीज़ें एक मिनट, एक बात आपसे रहेगी बतानी कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग से पहले कि बस सर ये थ्योरेटिकल पोर्शन क्यों पढ़ा रहे हैं। वैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग आपका एक कोई केस दिया जाएगा और उस पर नोटिंग और ड्राफ्टिंग करनी होगी आपने, बट उससे पहले कुछ रूल्स हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग के, अपने रूल्स हैं वो समझना ज़रूरी है। रूल्स में क्या है कि किस तरह से फ्लैगिंग करनी है आपने, कहाँ पे आपने डीएफए वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी कि ये थ्योरेटिकल क्लास है, ये ऐसा नहीं है एवरी टाइम यही क्लास होगी। ये फर्स्ट क्लास है आपकी, उसके बाद जो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होगी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवाएंगे। ठीक है। तो ये आपने डेस्परेटली क्लास को देखना है। सजेशंस विद जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया। फाइनल डिसीजन अलोंग विद अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू टेक द डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो है आपका, उसके लिए आप अथॉरिटी कॉम्पिटेंट की जो भी डेलीगेशंस हैं उन सबको मेंशन करोगे कि किसके पावर के थ्रू ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो फाइनल डिसीजन आपका अथॉरिटी कॉम्पिटेंट के साथ लगाना ज़रूरी है ताकि जो इस बात पे डिसीजन लिया जा सके। अब बात करेंगे नोटिंग की। तो नोटिंग में क्या है, नोटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ नोट ऑन द नोट्स पोर्शन ऑफ ए फाइल। अब जो भी आपने नोट बनाया उसको रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है, प्रिंट करने की प्रोसेस है, किस पे,
नोटिंग पोर्शन में फाइल के। तो फाइल के कितने पोर्शन होते हैं आपके? फाइल के 2 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से पोर्शन होते हैं? एक होगा आपका करस्पॉन्डेंस पोर्शन और दूसरा होगा आपका नोटिंग पोर्शन। तो नोटिंग पोर्शन पर ही नोट को पुट किया जाता है और करस्पॉन्डेंस जो पोर्शन है उस पर आपका पीयूसी होगा, कोई आपका फ्लैगिंग जो भी करनी है, कोई सपोर्टिंग जो लेटर है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो आपका करस्पॉन्डिंग पोर्शन पे लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इट इज रिकॉर्डेड बाय द डीलिंग ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो नोटिंग है इसको रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? डीलिंग ऑफिसर। तो वैसे आप देखोगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में डीलिंग हैंड भी बोलते हैं इस वर्ड को, तो वो इसको रिकॉर्ड करते हैं और अदर ऑफिसर्स इस हायरार्की में जो भी हैं वो डिसीजंस लेते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनकर। ठीक है, मान लो जैसे सीनियर एडमिन ऑफिसर को कोई अथॉरिटी है आपके किसी अप्रूवल की, तो डीलिंग हैंड उसको पुट करेगा, उसके बाद में जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो एक तरह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो उस चीज़ को अप्रूव करेगी। उसके बाद में आपकी नोटिंग अप्रूव होने के बाद जो फाइनल आप फेयर ड्राफ्ट है वो बनाओगे। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइंस हैं नोटिंग के लिए। क्या गाइडलाइन है? सबसे पहली सबसे ज़रूरी है, ऑल नोट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द नोट शीट। अब जो नोट शीट है ना वो जनरली ग्रीन कलर की ही होती है, इसलिए उसको ग्रीन शीट भी बोलते हैं। तो ऑल नोटिंग शैल बी रिकॉर्डेड ऑन नोट शीट। तो किस पे करना है? नोट शीट पर करना है। नोट को सबमिट करोगे जब आप, या तो अप्रूवल मांगोगे कंपिटेंट अथॉरिटी की या कोई इन्फॉर्मेशन मांगोगे। दो ही चीज़ों के लिए आप नोट को पुट करते हो, या तो अथॉरिटी कंपिटेंट से अप्रूवल मांगने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। नोट है वो आपका कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी नोट आप बनाओगे वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली नहीं लिखा जाता। जो प्रेसी है, प्रेसी वर्ड जो हमने यूज़ किया है, आपके क्वेश्चन भी आएगा इसमें प्रेसी करने के लिए, तो उसको छोटा संक्षेपण बोलते हैं, इसको छोटा करना होता है प्रेसी को। तो प्रेसी जो होगा आपका वो क्या होगा? तो प्रेसी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप डिस्कस करोगे, और बाकी जो चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है उनको आप इग्नोर कर देते हो। तो इसीलिए जो नोट पोर्शन है वो कंसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है। जब आपको प्रेसी बनाना आएगा तभी आपको नोटिंग बनानी आएगी। ठीक है, क्योंकि लेंदी जो नोट्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। बेसिकली आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। वर्बेटिम रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? जो शब्द हैं उनको बार बार उपयोग करना, ये वर्ड का मीनिंग है। ऑफ एक्सट्रैक्ट फॉर्म एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ पेपर अंडर कंसिडरेशन। तो जो पेपर अंडर कंसिडरेशन जो आपकी पीयूसी है उसकी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, या बार बार शब्दों का प्रयोग करना है, फ्रेश रिसीट का प्रयोग करना है, अदर पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस का करना है, या नोट्स का करना है, इनसे बचना होता है। मतलब कि बार बार रिपीटिशन में कोई भी फ्रेज हुआ, कोई वर्ड हुआ, कोई पीयूसी से वर्ड हुआ, कोई फ्रेश रिसीट का जिक्र हुआ, तो इन चीज़ों से बचा जाता है। ये गाइडलाइंस है नोटिंग बनाने के लिए। नोटिंग ग्रीन शीट पे बनती है, पेपर पेन भी बताएंगे आपको पेन कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट है वो आपका कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। वर्बेटिम रिप्रोडक्शन से बचना है, यानी कि नोट पोर्शन पे जो भी पेपर अंडर कंसिडरेशन, फ्रेश रिसीट या कोई भी तरह की करस्पॉन्डेंस होती है, instead a summarized version of the issues raised in PUC या FR are to be brought on the note। इसका क्या मतलब है? instead a summarized version of the issue raised in PUC और FR are to be brought on the note। जो भी समराइज्ड वर्जन है आपका पेपर अंडर कंसिडरेशन का, समराइज्ड पूरा के पूरी एप्लीकेशन को आपने नहीं दिखाना होता नोट पोर्शन पे, उसका समराइज्ड फॉर्म कि भाई क्या है क्या। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी समराइज्ड फॉर्म? जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। और एफआर में होता है आपका नॉट फंडामेंटल रूल्स, इट्स फ्रेश रिसीट। जो भी कोई चीज़ रिसीव हुई, कोई करस्पॉन्डेंस पोर्शन में जो आप चीज़ यूज करोगे उनको नोट पे लाना होता है। ठीक है, कि ये चीज़ हमने मेंशन की हुई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका, जब भी कोई ऑर्डर पास करने होते हैं या कोई डिसीजन लेना होता है तो जो ऑफिसर है वो उस नोट पे एक्चुअल पॉइंट्स को प्रपोज करे बिना किसी ग्राउंड के रीइटरेट। मतलब अगर प्रीवियस नोट पे कोई चीज़ हो रखी है और एज इट इज़ अगर वो चीज़ होने वाली है तो ऑफिसर्स क्या करें? केवल अपने साइन करे उस पर, है ना, अप्रूवल दे। और अगर साइन नहीं कर रहे हैं विदाउट रीइटरेटिंग द ग्राउंड, तो वो पहले इस लाइन को समझे, अगर वो एग्री करते हैं तो जो मान लो प्रिसीडिंग जो नोट था एज इट इज़ उसका सब्जेक्ट है, दूसरा आपने प्रिसीडिंग नोट के बाद दूसरा नोट बनाया है, उस नोट पे अगर वो एज इट इज़ है तो केवल उन्हें अपेंड करने हैं अपने सिग्नेचर। ठीक है, अब क्या होगा अगर एज इट इज़ नहीं है? तो अगर एज इट इज़ नहीं है
तो उनको डिसीजन अगर एज इट इज़ नहीं है तो उनको डिसीजन लेना होता है जो डिफरेंट होगा पिछले वाले से, तो वो डिफरेंट होगा। तो वो इस डिसीजन के रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं कि उसमें करेक्शन क्यों होनी है, उसको क्यों अमेंड करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कोई भी ऑफिसर जो नोट को पुटअप करता है रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट्स में, अगर उसकी रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट अवेलेबल है तो उनका जो मेन अटेंशन है वो एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द समरी विदाउट रिपीटिंग इट्स ऑन नोट, यानी कि जो समरी है ना उसको एप्रोप्रिएट पार्ट पे ही काम करना है, बिना उसको रिपीट करके अपने नोट के हिसाब से। ठीक है, अगर रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट की बात की जा रही है तो। चलो नेक्स्ट आएगा आपका रेलेवेंट एक्सटेक्ट ऑफ प्रोविजन एक्ट रूल गाइडलाइन। देखो जब आपने ये रूल्स पढ़े, आपने मैटरनिटी रूल पढ़ा तो रूल नंबर 43 ऑफ CCS लीव रूल्स 1972 के अंदर आता है। तो अगर इसी रेफरेंस में आपको एक सैंक्शन देनी हो, अगर कोई सैंक्शन मांगता है मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन आपके पास आती है तो दैट इज़ PUC। अगर वो PUC मैटरनिटी लीव की है तो आप क्या करोगे, उसमें मेंशन करोगे कि एक्ट और रूल क्या है। एक्ट और रूल है अंडर एक्ट ऑफ या अंडर रूल ऑफ 43 ऑफ CCS लीव रूल्स 1972 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड इफ अप्रूव्ड। ऐसे लिखते हो ना ये वाली लाइन, क्योंकि वो रूल्स में है कि 180 डेज जो है वो अलाउड होते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो गाइडलाइन को प्लेस करते हैं फाइल में और अटेंशन को ड्रॉ किया जाता है उस नोट पे, ना कि उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। कि रेलेवेंट जो प्रोविजंस हैं उनको जरूर प्लेस करना है आपने फाइल पे। ठीक है, और अटेंशन भी दिलाना है नोट पोर्शन पे कि ऐसा होता है, मतलब मेन चीज़ है ये। अगर कोई एक्ट के थ्रू आपने बताना है प्रोविजन तो वो बताना जरूरी है। जब कोई पेपर अंडर कंसिडरेशन रेजेस सेवरल मेजर पॉइंट्स विच रिक्वायर डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर, ईच पॉइंट और ग्रुप ऑफ रिलेटिव पॉइंट्स विल बी नोटेड अपॉन सेपरेटली इन सेक्शनल नोट्स। ये साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई PUC अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या एग्जामिनेशन चाहती है तो आपको भी ईच पॉइंट को नोट करके अलग अलग सेक्शन में नोट बनाने उसके। ठीक है, एवरी पॉइंट के हिसाब से। Such note will each begin with a list of major points dealt with therein and placed below the main note in a separate folder। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेन नोट है उसको सेपरेट फोल्डर में रखें, और जो भी आपके ये छोटे छोटे नोट हैं उनको क्या करना है, उन छोटे छोटे नोट्स की जो है आपने सेपरेटली सेक्शनल नोट्स बनाने हैं। यही है इनका कहने का मतलब। ब्लैक और ब्लू इंक विल बी यूज्ड बाय ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर। जो भी ऑफिसर हैं या स्टाफ हैं उनको ऑफिशियली परमिट किया जाता है कि ब्लैक या ब्लू इंक का यूज़ करना है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू इंक का। तो ये भी आपने याद रखना है अगर कभी रिटर्न में आपने नोटिंग बनानी हो। एम्स CRE के अंदर तो नोटिंग आपका क्या होगा, कंप्यूटर पे CBT फॉर्म में होगा, टाइप करना होगा। चलो, हैंड रिटन नोट शुड बी अवॉइडेड। वैसे हैंड रिटन भी आप देखते हैं अवॉइडेड तो है, लेकिन चलते हैं ऑफिशियल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिस में कि कई बार हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, बट ये है कि हैंड रिटन नोट से बचना होता है, प्रिंटेड फॉर्म में ही यूज़ करना होता है। नोट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड इफ इट इज़ हाफ अ पेज और मोर। अगर हाफ पेज तक भी नोट आपको लिखना है या उससे ज़्यादा लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड लिखो। नोट्स आर टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ नोट सीट। तो जो नोट सीट है, नोट सीट का ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड ही आप यूज़ करोगे, नोट सीट के दोनों साइड हम प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, एक मार्जिन भी रखना होता है मिनिमम 1 इंच का, लेफ्ट में भी, राइट में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी। कहाँ पे, नोटिंग शीट पर। नोटिंग शीट आपकी लीगल साइज में होती है, लीगल A4 साइज में। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में आपको 1 इंच तक का मार्जिन रखना होता है। क्यों रखना होता है, अगर उस रिकॉर्ड को आपने सेव भी करना हुआ, प्रिजर्व भी करना हुआ, तो आप उसको स्पायरल बाइंड करा सकते हो, आप उसको किसी फाइल में पंच करके लगा सकते हो। ठीक है, और अगर उस पेज के कॉर्नर्स भी किसी गलत वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से अगर फोल्ड हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो भी आपके पास वो प्रिजर्व रह सकता है। इसलिए 1 इंच का मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में रखना जरूरी है। तो ये याद रखना, कभी भी जब आप नोट बनाओगे तो मार्जिन मिनिमम 1 इंच आपने रखना है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, चलो, फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग। ये क्या होता है आपका फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग? ये होता है कि ये इस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर एफर्मल ये होते हैं अगर कोई केस जो है ही नहीं नोटिंग बनाने का, जिसमें स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट है, तो उसमें नोटिंग की जरूरत नहीं है, तो नो नोटिंग इज नीडेड।
करस्पॉन्डेंस हैंडलिंग और एक्शन इन करस्पॉन्डेंस केस दूसरे टाइप का जो लिखा हुआ है, तो उसमें शॉर्ट नोट बनाना होता है। रिपीटेड केस होते हैं तो बच्चों उनके लिए डेवलप कर लो आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, SPS। ये क्या होगा, जिससे रिपीटेड केस आपके बच जाएंगे। ठीक है, जैसे रिपीटेड केस क्या है, सैंक्शन ऑफ अर्नड लीव, तो अर्नड लीव के लिए क्या है, एक सैंपल सीट बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ और उसको डेवलप कर लो, उसको फिर बार बार आप स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट को यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस। ये क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड नोट बनाया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको पूछे कि आप कैसे सॉल्व करोगे, बता दिया हमने, स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड नोट बनाना होता है। अच्छा, कोई प्लानिंग का केस हो, पॉलिसी बनानी हो, तो डिटेल्ड नोट बनाया जाता है, सारे के सारे पॉइंट्स, कोई भी इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल हो या ना हो, एनवायरमेंटल हो, कोई भी हो, पॉलिसी के हिसाब से आपको बताने पड़ेंगे वो। ठीक है, तो ये 5 तरह के केसेज हैं, इनके हिसाब से ही नोटिंग बनाई जाती है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल अप्रोच होनी चाहिए। अगर केस ऐसा है जिसपे आपका रिपीटेड केस है तो भाई स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट बना लो। ठीक है, चलो, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग या पॉलिसी नोट, ये क्या होता है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कि भाई इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर उसको नोट बना रहे हो या पॉलिसी का कोई नोट बना रहे हो, तो मेन चीज़ क्या है, फाइल का नंबर लिखो हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पे। कहाँ पे लिखना है, राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ द केस जरूर लिखना होता है। प्रोफाइल ऑफ द प्रॉब्लम, इशू टू रिजॉल्व, मतलब प्रोफाइल बतानी है आपने प्रॉब्लम की कि है क्या। उसके बाद जो भी प्रोविज़न है, एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, वो सब आप बताओ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कोई पॉलिसी, अब पॉलिसी बनाने वाले हैं मैटरनिटी लीव के लिए या एक्ट बना रही है मान लो DOPT, तो वो क्या करेगी, वो पूरे एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को रेलेवेंटली देखेगी कि क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। कोई भी प्रीसीडेंट्स हैं, प्रीसीडेंट्स होते हैं जो चीज़ पहले बन चुकी है वो आप यूज़ करो। ठीक है, एनालिसिस करो, सीक्वेंस करो, ये तो ऑब्वियसली कोई पॉलिसी बनाएंगे तो एनालिसिस करना पड़ता है। पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कॉस्ट के बेनिफिट एनालिसिस, वेयर रिक्वायर्ड ऑल्सो लीगल, सोशल और जेंडर इम्प्लीकेशन इफ एनी, इफ एप्लीकेबल। तो कुल मिला के जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, एवरीथिंग आपको बतानी होती है जब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पॉलिसी नोट मेकिंग के स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलो, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलो कि ब्लैक ब्लू इंक है वो यूज़ करनी है नोटिंग के लिए, मार्जिन भी रखना होता है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपके समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएंगी। रीजन्ड कंक्लूजन रीच्ड, कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे वो आपने मेंशन करना है। इन केस मोर देन वन केस ऑफ एक्शन इज सजेस्टेड, वन कोर्स ऑफ एक्शन, अगर एक से ज़्यादा कार्य करने हैं तो उनके लिए जो अप्रूवल है मस्ट कैटेगरीली बी सॉट फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। अगर अलग अलग वो चीज़ें हैं तो आप उनको पॉइंट आउट लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, इसके बाद आ जाती है आपकी डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग। अथॉरिटी कंपिटेंट को आपने लिख दिया, कौन अप्रूव करेगा, उसके बाद आपने केस को सबमिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग का मतलब है, आपको पता होगा डॉकेटिंग क्या है, रेफरेंसिंग क्या है। रेफरेंसिंग, डॉकेटिंग एक तरह से जैसे नोटिंग पे आप लिख दोगे नोटिंग 1 2 3 4, ताकि पेपर्स का पता रहे कि कोई पेपर मिस होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए डॉकेटिंग रेफरेंसिंग बहुत जरूरी होती है। सिग्नेचर ऑफ द डीलिंग ऑफिसर सबमिटेड द नोट, जिसको आप नोट सबमिट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली उस पर साइन करेगा, तो उसकी स्टैंप बनानी होगी। स्टैंप का मतलब एक तरह से लिखना होगा नीचे, जैसे आपने लिखा डीलिंग हैंड, ऊपर अपने साइन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख दोगे AA ने साइन कर दी, उसके बाद लिखा होगा सीनियर AO उसने साइन कर दी। उसके बाद अगर बात चेयरमैन के पास जाती है, डायरेक्टर के पास जाती है, मतलब जैसे भी चैनल है ना आपका, उस हिसाब से सिग्नेचर्स आपने लिखने होते हैं उसमें। ठीक है, चलो, ड्राफ्टिंग, नोटिंग का समझा दिया, ड्राफ्टिंग का समझो। देखो बच्चों, क्लियर है, नोटिंग में जो भी केस हमने सबमिट करना है उसका बताना है कि भैया ये वाला काम कराना है, इसके लिए आप कंपिटेंट अथॉरिटी हो, तो एज पर रूल ये है, इस बंदे ने ये मांगा है, अगर देने वाली चीज़ है तो अप्रूवल अपना दें, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अप्रूवल एक तरह से हमारे पास आ जाएगा उसका एक ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट क्या होगा, ड्राफ्ट दो तरीके से होता है, एक तो रफ, एक फेयर। रफ ये होता है कि भाई अगर इसमें कोई चेंजेस करना हो आपने फॉर्मेट में, लेटर में, वट एवर जो भी आप ड्राफ्ट दे रहे हो तो बता दो,
और अगर आप बोलते हो कि इसमें फेयर ड्राफ्ट हम साथ में लगा दें, तो बस आपने केवल जैसे ही अप्रूवल मिलेगी, जिसके पास अथॉरिटी है वो उस फेयर ड्राफ्ट पे साइन करके आगे काम आपका फिनिश हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग का मतलब समझो आप, ड्राफ्टिंग क्या है। नो ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेज एंड दोज ऑफ रिपीटेड नेचर फॉर विच स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट। अगर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, मैं तो ये कहूँगा जैसे वीट लॉन एडवांस, या आप कहो कि एडवांस फ्रॉम जीपीएफ, अगर इनका फॉर्मेट अवेलेबल है तो ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, उसमें ड्राफ्ट बनेगा ही नहीं। सिंपल फॉर्म फिल करोगे, आप आगे कंपिटेंट को दे दोगे, जैसा भी चैनल है। चलो, क्योंकि वो रिपीटेड नेचर के केस होते हैं। सच केसेस में बी सबमिटेड टू द अप्रोप्रिएट ऑफिसर विद फेयर कॉपीज ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर सिग्नेचर। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर है। मान लो कोई आपसे कोई फॉर्मेट में मांगता है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है यूपीएससी फॉर्मेट में, तो अगर स्टैंडर्ड तरीका है ये, तो फॉर्मेट को आप फिल करोगे बच्चों, और फिल करने के बाद आप जो आपका एप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा उसको दे दोगे फेयर कॉपीज के साथ में। ठीक है, ताकि वो अपना केवल उस पर साइन कर सके। नेक्स्ट देखेंगे, इन केस विच आर कॉम्प्लेक्स सॉरी in case which are complex in nature or whenever or wherever proposed line of action decision is not clear, having more than one option, the draft communication will be put up for consideration and approval along with notes by the initiating level officer। साफ साफ लिखा है, अगर वो ड्राफ्ट ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा नेचर में, तो आप उसको बना के रखो। ठीक है, ड्राफ्ट कम्युनिकेशन को, तो वो कंसिडरेशन के लिए है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो चेंजेस के लिए, उसके बाद अप्रूवल आप मांगो। कौन मांगेगा? जो इनिशिएटिंग लेवल ऑफिसर होगा। ठीक है बच्चों, after a final decision is taken by the competent authority, he may have the fair communication made for his signature। साफ साफ लिखा है, अगर फाइनल डिसीजन हो गया तो फेयर ड्राफ्ट है जो है, मैंने आपको अभी बताया, जो हमारा बिल्कुल पक्का ड्राफ्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं करना, वो आपने पुट कर देना है। और अथराइज को बोलना है, मतलब बोलने का मतलब इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, कि वो इशू करे अपने सिग्नेचर। तो ये मिनिस्ट्री की बात है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, तो अंडर सेक्रेटरी लेवल से रैंक बिलो नहीं होनी चाहिए। All draft communication put up for approval must be specified accordingly by writing draft at the top center। टॉप सेंटर पे आपने लिखना है कि ये ड्राफ्ट है। ठीक है, एक जो मजेदार बात है वो नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता लगेगी। क्या पता लगेगी? जो कंप्यूटर प्रिंटेड मतलब ड्राफ्ट ही सबमिट किए जाएं अप्रूवल के लिए। ऐसा नहीं है कि हैंड रिटन तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। ड्राफ्ट ऑफ लेटर हैविंग क्रूशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, विजिलेंस इम्प्लीकेशन, जहाँ पे ड्राफ्ट आपका चेंज हो सकता है, हैव बीन चेंज्ड। सीनियर ऑफिसर्स अगर उसको मूवमेंट ऑफ फाइल में उसको चेंज कर देते हैं, कोई ग्रामेटिकली करेक्शन कर देते हैं, तो शुड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस पोर्शन। ठीक है, तो उस ड्राफ्ट के बाद में आप फाइनली चेंज करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ड्राफ्टिंग के इंस्ट्रक्शंस क्या है। नोटिंग के आपको बता दिए, ऐसे करना है, कंसाइज करना है, 1 इंच का आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन रखना है। तो ऐसे ही ड्राफ्टिंग के इंस्ट्रक्शंस देखने हैं आपने। तो क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन? अ ड्राफ्ट शुड कैरी द मैसेज सॉट टू बी कन्वेड इन अ लैंग्वेज दैट इज क्लियर, कंसाइज एंड अनएम्बिग्यूअस। जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो आपसे पीयूसी मांगी गई है उससे रिस्पेक्टिव ही आपने ड्राफ्ट बनाना है, और क्लियरली लैंग्वेज में उसको लिखना है, तरीके से, कंसाइज एंड अनएम्बिग्यूअसली। ठीक है, लेंथी सेंटेंसेस, एब्रप्टनेस, रिडंडेंसी, सर्कमलोक्यूशन, सुपरलेटिव्स, रेपिटेशन, वेदर ऑफ वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन और आइडिया शुड बी अवॉइडेड। कुल मिला के बड़े सेंटेंस यूज नहीं करने, कोई गलत रिडंडेंसी नहीं रखनी आपने, कोई सुपरफ्लूस वर्ड यूज नहीं करने, कोई रेपिटेशन नहीं रखनी, है ना। मतलब क्लियर एंड कंसाइज। इफ अवॉइडेबल, लेंथी कम्युनिकेशन आर जनरली कंक्लूडेड विद अ समरी स्पेसिफाइंग द एक्शन। साफ साफ है। अगर अनअवॉइडेबल है तो लेंथी कम्युनिकेशंस को भी समरी की फॉर्म में बनाओ आप, है ना, ताकि क्लियरली समझ में आए ये चीज। ऑफिशियल कम्युनिकेशन एमिनेटिंग फ्रॉम अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड परपोरेटिंग टू कन्वे द व्यू और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट स्पेसिफिकली बी एक्सप्रेस टू हैव बीन रिटर्न अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है
कि मिनिस्ट्री से कोई आई है या डिपार्टमेंट से कोई आई है जो अपना व्यूज़ या कन्वे या ऑर्डर कोई है, तो वो कुल मिला के डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपने एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। मस्ट स्पेसिफिकली बी एक्सप्रेस्ड टू हैव बीन रिटन अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। नंबर और डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन अगर कोई है या नहीं है तो लास्ट कम्युनिकेशन उस सब्जेक्ट पे वो जरूर मेंशन करना है। लास्ट कम्युनिकेशन क्या है, मान लो कभी आपने 2 साल पहले उसी टॉपिक पे कोई लेटर लिखा हो तो आप बोलोगे वाइडा दिस लेटर नंबर ऑन डेटेड दिस, कि हमने आपसे ये कन्वे किया था, ठीक है। जरूरी होता है ताकि आपका जो है इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आए। और नहीं तो हो सकता है जिसको आप लेटर भेज रहे हो, जिसको आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, वो पूछेगा हमें क्यों भेजा। तो हमें क्यों भेजा, इसलिए भेजा कि 2 साल पहले भी आपको ही भेजा था और अभी भी आप ही अथॉरिटी हो जिनको भेजना है, इसीलिए हम आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वेयर इट इज नेसेसरी टू रेफर टू अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन दिस शुड बी डन ऑन द मार्जिन ऑफ द ड्राफ्ट, ठीक है। चलो वो ड्राफ्ट पे आपने मेंशन करनी है। While asking for information, comment या from addressees, specify the date by which they are required। कुल मिला के यही है, जब आप मैसेज लिखते हो ना, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मान लो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि भाई आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ब्यौरा हमें दो, तो उसमें क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग, आपने ऐसे नहीं कहना मे बी सेंड इमीडिएटली, अभी भेजो। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मे बी सेंट बाई 28/2/2019। अभी 19 है तो यहाँ पे 2025 लिख दो, इसको मार्च कर दो 28 मार्च की, भाई 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन दो। इंस्टेंटली वाली होती है वो अलग होती है। हर चीज़ पे आप ये नहीं लिखोगे कि भाई जैसा हो एज सून एज पॉसिबल या इमीडिएटली आप भेज दो, ठीक है। मतलब बेटर ये होता है एक डेट बताओ आप, इतने दिन तक, 15 दिन 20 दिन में हमें कम्युनिकेट करो। ऑल ड्राफ्ट पुट अप ऑन अ फाइल शुड बियर द फाइल नंबर। कोई भी ड्राफ्ट आप पुट कर रहे हो फाइल के अंदर तो उसमें फाइल का नंबर जरूर लिखना होता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है, हम आपको बताने वाले थे कि ड्राफ्ट जो बच्चों बनाना है ना आपने, वो डबल स्पेस के अंदर बनाना है, टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन द लाइंस फॉर एडिटिंग बाय द ऑफिसर्स। अगर कोई ऑफिसर कोई करेक्शन करता है ना उस ड्राफ्ट के अंदर तो उसमें स्पेस होता है यार, वो लिख देगा जगह, है ना, एरो लगा के कि इसके बीच में ये वर्ड यूज करो, इसको कट करो, ऐसे वट। तो इसलिए ड्राफ्ट को जब भी बनाना आपने यही काम करना है। अगर आपको सीबीटी के टाइम पे सपोज करना, अगर आपको उन्होंने एमएस वर्ड को यूज करने दिया तो आप डबल स्पेस कर लेना जब आप ड्राफ्ट बनाओगे, ठीक है, डबल स्पेसिंग। चलो, अर्जेंसी ग्रेडिंग का कोई ड्राफ्ट है उसको मार्क किया जाता है कि भाई अर्जेंट है अंडर द ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर, और वो ऑफिसर नॉट मोर देन सेक्शन, मतलब लेस देन सेक्शन ऑफिसर वो होना ही होना चाहिए जो बताए आपको कि अर्जेंट ग्रेडिंग का है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेम, डेजिनेशन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ द ऑफिसर ओवर हुज सिग्नेचर द कम्युनिकेशन टू बी इश्यूड शुड इनवेरेबली बी इंडिकेटेड ऑन द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे ये चीज़ लिखनी है कि जिसको भी सिग्नेचर है उसके, उनका ईमेल क्या है, डेजिनेशन क्या है, ऑब्वियसली डेजिनेशन जरूर लिखना होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी लिखी जाती हैं, ड्राफ्ट पे इंडिकेट किया जाती हैं, और हमेशा डीएफए वर्ड यूज करते हैं। तो अ फ्लैग डीएफए इज टू बी अटैच टू द ड्राफ्ट। इसका मतलब ये हुआ जो आपने ड्राफ्ट लगाया उस पर फ्लैग लगाओगे, ठीक है। फ्लैग आपने देखा होगा। अब इसमें से जिन बच्चों ने ना फ्लैग देखा ना डबल स्पेसिंग का पता, स्पेशली वीडियो में कमेंट करें तो हम आपको फ्लैग का भी समझाएंगे आगे से अगली क्लास में, और आपको ऑब्वियसली हम डबल स्पेसिंग भी बताएंगे कि वर्ड में अगर डबल स्पेसिंग करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। चलो, अब फ्लैग डीएफए। अब डीएफए का मतलब होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। अब जो ड्राफ्ट रखा है आपने वो अप्रूवल के लिए ही रखा है, इसीलिए उस पे मेंशन करो कि ये आपका डीएफए है, ठीक है। तो बच्चों एक फ्लैग डीएफए के नाम से अटैच करना जरूरी होता है ड्राफ्ट पे, ताकि ये क्लियर हो कि यही ड्राफ्ट है जो हम अप्रूवल के लिए प्लेस कर रहे हैं आपके सामने। किसके सामने? दैट इज द कंपिटेंट, ठीक है। जो भी अथॉरिटी कंपिटेंट है, जो जिसके थ्रू अप्रूवल होना है, उसके लिए हमने डीएफए को फ्लैग कर देना है वहाँ पे। अगर 2 से ज़्यादा ड्राफ्ट हो, आप सपोज करो 2 से ज़्यादा ड्राफ्ट है किसी फाइल के अंदर, तो ड्राफ्ट एज वेल एज फ्लैग अटैच्ड देयर टू विल बी मार्क्ड DFA1, DFA2, DFA3 एंड सो ऑन। अगर आपके ड्राफ्ट जो है वो 1 से ज़्यादा है, आप सपोज करो ड्राफ्ट जो भी है वो 1 से ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? अगर जब आप अनेक्शर पे लिखोगे, अनेक्शर नहीं, एक तरह से फ्लैगिंग कहेंगे इसको, तो फ्लैग पे आप कैसे लिखोगे कि DFA1 है
ये DFA2 है और ये DFA3 है ना। रोमन नंबर्स में हम यूज करते हैं वैसे डेफिनेटली, ठीक है। कहीं भी आप देखना, अगर एनेक्चर लिखेंगे तो एनेक्चर 1 2 3 4 इन ऑल्सो इन रोमन नंबर्स। चलो, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेज पे, जिस पे हमने कहना होता है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, चैनल पे जाओ और चेक कर लो एक बार। तो MCRE के स्किल टेस्ट से रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। बच्चों कोशिश करेंगे इतना ज़्यादा, देखो मैं आपको अभी भी कहूँगा टफ नहीं है ये स्किल टेस्ट पास करना, टफ नहीं है। बट अगर कभी नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं बनाई है, प्रेसी कभी नहीं बनाया है, तो बड़ा मुश्किल है। कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल है जब तक आप नहीं पढ़ोगे। पढ़ना शुरू कर दोगे थोड़े दिन में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली जो भी क्लासें होंगी आगे एग्जाम्पल के साथ में आपको नोटिंग बनाना सिखाएंगे, उसका ड्राफ्ट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। फिर आपको नॉलेज हो जाएगी इस मामले में। तो अब लास्ट जो मैसेज है आपके लिए यही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना कि नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अगर समझ आया तो आगे क्लासें कंटिन्यू करें या ना करें, क्योंकि देखो ये आपका है एक तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर। तो कोई भी क्वालिफाइंग इन नेचर टाइप की चीज़ होती है तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम इन्वॉल्व हों, अब जैसे टाइपिंग है, अब क्लरिकल के लिए टाइपिंग की ज़रूरत है, बच्चे कह रहे हैं कि सर उनका भी बताओ, कैटेगरी 3 का, ग्रुप 3 के जो अंदर चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये तो ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम। तो ग्रुप 3 के अंदर जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, तो इसमें बच्चों हम आपको यही बताएंगे कि 35 WPM की स्पीड है, ऐसे ऐसे आपने करना है, इतने एरर्स अलाउड हैं, ये वो होगा। लेकिन हम टाइपिंग तो नहीं सिखा सकते आपको बैठे बैठे। तो ऐसे ये है नोटिंग ड्राफ्टिंग, अगर आप देखो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। खुद से करना है नहीं करना है कमेंट करके बताओ, तभी क्लासें हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करके जाना। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करना, मन्नतऑफिशियल14@gmail.com पर।